अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, यानी कि 12वीं जमात का जो उर्दू है उसके बारे में। और आज हमारा ये पहला चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आप लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे और आप चाह रहे थे कि जो इंटर की उर्दू है उसको मैं चैप्टर वाइज आपके सामने लेकर आऊं। तो आज हमारा ये पहला चैप्टर है हिस्सा नस्र का, जिसका नाम किस्सा मुल्क नीम रोज़ के शहज़ादे का है। और ये जो बुक है उसका नाम है अदबी सिपारे, क्योंकि इंटर में अगर आप देखेंगे दो बुक चलती हैं, एक होता है अदब पारे और एक होता है अदबी सिपारे। क्योंकि मैंने आपके साथ क्वेश्चन पेपर भी शेयर की हैं, तो उसमें आपने देखा होगा जो क्वेश्चन पेपर हैं 2018 से 2024 तक के, तो उनमें जो क्वेश्चन पूछा जाता था तो दो बुक का नाम दिया जाता था और उसमें दो पैराग्राफ होता था। जैसे अदबी सिपारे से 2 पैराग्राफ होते थे और अदब पारे से 2 पैराग्राफ होते थे, और आपको बोला जाता था कि अपनी पढ़ी हुई बुक में से किसी में से आपको एक पैराग्राफ का सियाक व सबाक में तशरीह के करना है, यानी तशरीह भी करना है और सियाक व सबाक भी बताना है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं किस्सा मुल्क नीम रोज़ के शहज़ादे का। इसको लिखा है मीर अमन ने। तो आज हम जानेंगे कि इस सबक का खुलासा क्या है, यानी इस सबक का निचोड़ क्या है, इस पूरे कहानी में कौन सी बातें बयान की गई हैं, सियाक व सबाक और तशरीह हमें कैसे करनी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो डिफ़िकल्ट अल्फाज हैं उनके क्या माने हैं, तो वो भी हम आज के इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं किस्सा मुल्क नीम रोज़ के शहज़ादे का, जिसको लिखा है मीर अमन ने। तो यहाँ मैंने इनकी फ़ोटो भी ऐड कर दी है, ताकि अगर आपको ये किसी भी बुक में नज़र आए तो आप फ़ौरन से पहचान जाएं कि ये मीर अमन है। तो अब हम बात करते हैं कि इस सबक का खुलासा क्या है। इस सबक में मीर अमन की मशहूर तसनीफ़ बाग़ व बहार। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि बाग़ व बहार तसनीफ़ किसकी है, या बाग़ व बहार को किसने लिखा। तो बाग़ व बहार को लिखने वाले हैं मीर अमन। ये याद रखिए, इस सबक में मीर अमन की मशहूर तसनीफ़ बाग़ व बहार के उस हिस्से से लिया गया है जिसमें नीम रोज़ के शहज़ादे का किस्सा बयान किया गया है। मुसन्निफ़ कहता है, यानी कि मीर अमन कहते हैं कि जब दरवेश तमाम परेशानियों के बावजूद शहर नीम रोज़ पहुंचा तो उसने बहुत सारे लोगों को काले कपड़े पहने हुए देखा। चांदनी रात में एक नौजवान बैल पर सवार काम करके चला गया, मगर फ़कीर उसके पीछे ना जा सका और अगली चांद रात का इंतज़ार करने लगा। दूसरी चांद रात को भी वो नौजवान आया और एक गुलाम का सर काट कर चला गया, और ये जो नौजवान था ये शहज़ादा था। फ़कीर ने उसका पीछा करने की कोशिश की। ये जो फ़कीर है ये सचमुच का फ़कीर नहीं है, बल्कि ये एक दरवेश होता है। तो फ़कीर ने उसका पीछा करने की कोशिश की, मगर वहाँ मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। अगली चांद रात को फ़कीर तन्हा ही जंगल चला गया और शहज़ादे का इंतज़ार करने लगा। शहज़ादा जब वापस हुआ तो फ़कीर ने उसका पीछा किया। शहज़ादे ने उसे देख लिया और कत्ल करना चाहा, मगर वो ऐसा ना कर सका। वो फ़कीर को एक आलीशान महल में ले गया। रात का वक्त था, सारे गुलाम अपने अपने कमरों में छुप गए। उसी दौरान नौजवान बैल को मारने लगा। वो फिर बैल को प्यार करके वापस अपनी जगह आ गया। यानी पहले उस बैल को मारा, उसको गुस्सा आया, फिर उसी को वो प्यार करने लगा।
फकीर ने जब उसका हाल चाल पूछा तो वो आहें भरने लगा, यानी रोने लगा। फकीर ने अपनी कहानी शहजादे को सुनाकर उससे अपना वाकया बयान करने को कहा। यानी पहले उस फकीर ने अपनी कहानी बताई कि मैं फ़कीर नहीं हूँ बल्कि मैं एक दरवेश हूँ, और अपनी जो कहानी थी वो बताई। फिर उसके बाद में पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। जो शहज़ादा था वो नीमरोज़ के बादशाह का बेटा था। नजूमियों के कहने पर उसे ऐसे महल के एक ऐसे कमरे में रखा गया था जहाँ वो 14 सालों तक चांद और सूरज को ना देख सके। महल के ऊपर एक ऐसा गुंबद तामीर किया गया था कि धूप और चांदनी का महल के अंदर गुजर ना हो सके। उसे रोशनी से बिल्कुल दूर रखा गया था। बरअक्स उसके शहजादे को सभी तरह का ऐशो आराम मैसर था, यानी सारी चीज़ें और थी, लेकिन सिर्फ रोशनी से उसे दूर रखा गया था उस शहजादे को। एक दिन शहजादे ने उड़न खटोले पर सवार एक परी को देखा। उसे देखते ही शहजादा उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया। परी ने भी शहजादे की दिलजोई की। उसी दौरान कुछ परियों ने शहजादी परी के कान में कुछ कहा, जिसके बाद वो अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए शहजादे के पास से चली गई। शहजादा मजबूर निगाहों से उसे देखता रहा और उसी वक्त दीवानगी की कैफियत में मुब्तला हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जो खुलासा हमने आपको बताया ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो सबक है उसका क्या मतलब है, उस सबक में कौन सी बातें बयान की गई हैं। ये पैराग्राफ है पहला। अगर आपके पास बुक होगी, अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में देखे होंगे, आप क्वेश्चन आपको दिखा होगा तो ऐसे पूरा पैराग्राफ दिया जाता है। तो वो पैराग्राफ मैं यहाँ ना लिखकर उसकी जगह पर डॉट 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 कर रही हूँ। कुछ शुरुआत के अल्फाज ले रही हूँ और कुछ लास्ट के। जैसे कि ये पहला पैराग्राफ है, बरस दिन के डॉट 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 मालूम किया जाए। तो अब हम इसका सियाक व सबाक करते हैं। सियाक व सबाक में आप लिखिए कि ये इक्तिबास, यहाँ पर ये भी गौर करिए हमेशा कि यहाँ पर आप ये इक्तिबास के अलावा भी और कई चीज़ें हैं जो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये इबारत लिख सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। अगर आप इबारत लिख देंगे तो ये मत समझिए ये गलत हो गया। और ये पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा ये नसरी पारा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये नसरी पारा भी है, नसर का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप इसका नसरी पारा, ये इक्तिबास, ये इबारत, ये पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। कुछ भी लिखें गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ये इक्तिबास मीर अमन की मशहूर तसनीफ बाग व बहार से लिया गया है। इस पैराग्राफ में मुल्क नीमरोज़ के शहजादे का किस्सा बयान किया गया है। इसके बाद तशरीह करिए और तशरीह में आप लिखिए कि वो हज़ारों तकलीफ़ें बर्दाश्त करता हुआ 1 साल के अरसा में शहर नीमरोज़ पहुँचा। वहाँ जाकर वो देखता है कि आम और ख़ास सभी लोग काला लिबास पहने हुए हैं। उसने उस बाबत जो सुन रखा था अब अपनी आंखों से देख लिया। कुछ दिनों के बाद चांद रात हुई। 1 तारीख को अमीर व गरीब सभी लोग एक बड़े मैदान में जमा हुए। मैं ये मंजर फ़कीर के भेष में अपनी आंखों से देख रहा था। कौन? दरवेश जो था। पर्दा गैब से क्या जाहिर होता है, इतने में एक नौजवान जो शक्ल व सूरत से गजबनाक लग रहा था बैल पर सवार होकर आया। मुझे इस कदर हैरत हुई कि मैं वहां आने का मकसद ही भूल गया। वो जवान कायदे के मुताबिक अपना काम करके लौट गया और भीड़ में मौजूद सभी ने शहर का रुख किया। जब मुझे होश आया तो पछताने लगा कि जिस काम के लिए आया था वो ना कर सका और अब 1 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद ही चांदनी रात होगी और चांदनी रात में ही वो शहज़ादा जो है वो आता है। मजबूरी के आलम में सबके साथ मैं भी शहर वापस चला आया। चांदनी रात के इंतज़ार में 1 महीने का वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरा। खुदा खुदा करके चांदनी रात आई। मेरे लिए जैसे ईद हो गई, क्योंकि मुझे चांदनी रात का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि तभी वो शहज़ादे से मुलाकात हो पाती। पहले की चांद को सब लोग, फिर इसको ऊपर करूं फिर आपको दिखेगा, हाँ, सब लोग फिर उसी मुकाम पर इकट्ठा हुए। मैंने इरादा किया कि इस रात ज़रूर इस बात का पता लगा कर रहूँगा कि आखिर माजरा क्या है।
इसके बाद अब हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अगला पैराग्राफ है कि जब वो भी ... भारी हो गए। तो इसका सियाक व सबाक आप लिखिए कि ये पैराग्राफ, ये इबारत या ये इक्तिबास, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने इक्तिबास ना लिखकर पैराग्राफ लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये पैराग्राफ हमारी दरसी किताब अदबी सिपारे, ये बुक का नाम है, के सबक किस्सा मुल्क नीम रोज़ के शहजादे से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मीर अम्मन हैं। इसके बाद तशरीह करिए और तशरीह में आप लिखिए कि मुसन्निफ कहता है कि 1 महीना गुजर जाने के बाद जब चांदनी रात आई तो सुबह को पहले की तरह मर्द, औरतें और बच्चे जमा हुए। यानी सबसे पहले मर्द गए, फिर उसके बाद औरतें गईं, फिर उसके बाद बच्चे गए। ये सारे लोग इकट्ठा हुए एक जगह। मैं सुबह नमाज का वक्त जंगल के रास्ते में पेड़ों के पीछे छुप गया। नौजवान उसी रास्ते पर आने वाला था। सोचा कि यहाँ मेरे काम में कोई मुदाखलत ना करेगा, कोई दखल नहीं डालेगा। वो शख्स पहले की तरह आया और अपना काम अंजाम देकर लौट गया। मैं उसका पीछा करते हुए उसके साथ हो लिया। उस शख्स ने आहट से महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन शख्स? जो शहजादा था। अचानक उसने नारा लगाकर मुझे कत्ल करने की कोशिश की। मैंने उसे सलाम किया, जिसके बाद वो मुझसे बोला, तू बेवजह मेरे हाथों कत्ल हो जाता, यानी मारा जाता। खुदा का शुक्र अदा कर, तू बच गया। उसने एक खंजर मेरे सामने फेंकते हुए मुझे लौटने का मशवरा दिया और कहा कि उस वक्त मेरे पास, उस वक्त नहीं बल्कि ये इस वक्त होगा, क्योंकि अभी की वो बात कर रहा है शहजादा, कि इस वक्त मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है, तो ये खंजर तू रख ले अपने पास। तो इस खंजर को बादशाह के पास ले जा, तू जो मांगेगा मिलेगा, क्योंकि बादशाह का वो बेटा होता है। मेरे ऊपर उस शख्स का ऐसा रौब गालिब हुआ कि मैं ना बोल सका और ना ही मेरे अंदर छुपने की ताकत रही। मेरी गग्घी बन गई। ये गग्घी बनना यानी कि बिल्कुल कोई भी आवाज़ ना निकलना, बिल्कुल आप एकदम खामोश हो जाएं, कुछ भी बोल ना सकें, उसको गग्घी बनना कहते हैं। मेरी गग्घी बन गई और मेरे पैर भारी हो गए। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, उस नौजवान ... सो जाने में। तो इसका सियाक व सबाक आप लिखिए कि ये इक्तिबास मीर अम्मन की मशहूर तसनीफ़ बाग व बहार से लिया गया है। मुसन्निफ ने इस इक्तिबास में मुल्क नीम रोज़ के शहजादे का किस्सा बयान किया है। इसके बाद तशरीह करिए और तशरीह में आप लिखिए कि मुसन्निफ कहता है कि उस जवान ने सारे दरवाजे खोल दिए। उसके बाद बाहर निकले, साथ में कुछ लोग ढकनेदार लोटा लेकर हाजिर हुए। नौजवान वज़ू करके नमाज में मशगूल हो गया। बाद नमाज उसने पूछा कि दरवेश कहाँ हैं। अपना नाम सुनकर मैं उसके सामने खड़ा हो गया। यानी ये जो था ये तो फ़कीर के भेष में गया था, लेकिन वो पहचान गया और उसने कहा कि दरवेश कहाँ हैं। उसके कहने पर मैं ज़मीन पर बैठ गया। कुछ देर बाद हमने खाना खाया। उसके बाद उसने गुलामों को रुखसत किया। उसने मेरे बारे में पूछा, तब मैंने अपना हाल शुरू से आखिर तक बयान किया। उसने सुनते ही एक आह भरी और बेहोशी के आलम में कहने लगा कि ए खुदा, इश्क के दर्द से तेरे सिवा कोई भी वाकिफ़ नहीं। इसके बाद अगला पैराग्राफ है, एक रोज़ ... आया है। तो इसका सियाक व सबाक आप लिखिए कि ये इक्तिबास मीर अम्मन की मशहूर तसनीफ़ बाग व बहार से लिया गया है। मुसन्निफ ने इस इक्तिबास में मुल्क नीम रोज़ के शहजादे का किस्सा बयान किया है। इसके बाद तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि एक दिन गुम्बद के नीचे, ये जो गुम्बद बना हुआ था कि उससे वहाँ से रोशनी ना आ सके, ऐसा गुम्बद बना था उस महल में जहाँ वो शहजादा रहता था। तो एक दिन गुम्बद के नीचे रोशनदान से एक फूल दिखाई दिया। उस फूल को देखकर शहजादा हैरत में पड़ गया। उसने कई बार उस फूल को पकड़ना चाहा कि मैं इसको पकड़ लूं, मगर वो ऊंचा हो जाता था। जैसे वो पकड़ने चाहता था वैसे ही वो और ऊपर हो जाता था, फिर वो नीचे आता, फिर और ऊपर चला जाता। जैसे वो पकड़ना चाहता लेकिन वो पकड़ ना पाता। तभी किसी के हंसने की आवाज़ आई। शहजादे ने आवाज़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे चांद में एक सूरत नज़र आई। सूरत देखकर शहजादा बेहोश हो गया, क्योंकि ये जो सूरत थी ये एक परी थी। और जब होश में आया तो उसने एक तख्त आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरते देखा। परी ने शहजादे को अपने करीब बैठाया,
फिर कहा कि इंसान बेवफा होता है, फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। यानी उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो ये भी जानती थी, जो परी थी, कि जो इंसान होते हैं वो बेवफा होते हैं। उसकी बातें सुनकर इस कदर खुश हुआ कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आज ही इस दुनिया में आया हूँ। इतना ज़्यादा खुश हुआ मैं, शहजादा बता रहा है। अब हम बात करते हैं जो डिफ़िकल्ट लफ्ज़ हैं उनके क्या माने हैं। जैसे आपके इस चैप्टर में एक लफ्ज़ आया है हर्ज मर्ज। तो हर्ज मर्ज के माने होता है बीमारी, परेशानी। दूसरा एक लफ्ज़ है सरगिर्दा। सरगिर्दा कहते हैं परेशान को। तीसरा एक लफ्ज़ है कफ। कफ कहते हैं झाग को। जैसे आप साबुन, अगर आप साबुन में पानी लगाएंगे तो वो झाग देगा, उसको कफ बोलते हैं। इसके बाद एक और लफ्ज़ है खलकत। खलकत कहते हैं दुनिया को। इसके बाद एक और लफ्ज़ है नागाह। नागाह कहते हैं अचानक को। इसके बाद एक और लफ्ज़ है सैफ। सैफ कहते हैं तलवार को। जैसे कहते नहीं, सुना होगा आपने, सैफुल्लाह। सैफुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह की तलवार। इसके बाद एक और लफ्ज़ है दानिस्ता। दानिस्ता कहते हैं जानबूझकर। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि किस्सा मुल्क नीमरोज़ के शहज़ादे का सबक का खुलासा क्या है। और इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि इस सबक का सियाक व सबाक हमें कैसे लिखना है। सियाक व सबाक कैसे करना है, और इसके साथ साथ ये भी जाना कि इसकी तशरीह कैसे करनी है। जो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तशरीह करना सीख गए, सियाक व सबाक लिखना भी जान गए, और खुलासा भी जाना कि इस चैप्टर में, इस लेसन में कौन सी बातें बयान की है मीर अमन ने। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।